बहुत स्वागत है और इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में देखिए। महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र विरोधी बयान दिया। चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह से हार गए थे। 7 मई को जो आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई उसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे माने या ना माने। भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र विरोधी बयान दिया। चौहान ने दरअसल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह से हार गए थे। 7 मई को जो आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई उसमें हम पूरी तरह हार चुके थे, चाहे लोग इसे माने या ना माने। भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। वहीं उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासी पारा हाई होने की उम्मीद जताई जा रही है और उनके इस बयान को लेकर बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का मौका भी मिल गया। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट यानी एमपीएमएलए कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनने से इनकार कर दिया, जो कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चलते चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री द्वारा एक बड़ा फैसला किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना पीयूसीसी के कोई भी व्हीकल पेट्रोल पंप से उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और ये नियम जो है 18 तारीख से दिल्ली में लागू किया जाएगा। इस नियम की निगरानी कैमरों के जरिए की जाएगी ताकि कोई उल्लंघन न हो सके। नियमों का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी। दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मंगलवार को अबू धाबी में चल रहे मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ग्रीन ने अपने ही देश के मिचेल स्टॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है। मिचेल स्टॉक को 2024 में केकेआर ने ही 24 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। कोलकाता ने भले ही कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा है, ग्रीन को 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जमा करा दिए जाएंगे। बीसीसीआई ने पिछले साल ही विदेशी खिलाड़ियों के लिए मिनी ऑक्शन में 18 करोड़ रुपए की अपर लिमिट तय कर दी थी ताकि विदेशी खिलाड़ी ज्यादा डिमांड का गलत फायदा न उठा पाएं। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम में जिस तरह की अव्यवस्था हुई उसके बाद अब कोलकाता के खेल मंत्री ने अपना इस्तीफा पेश किया है। 13 दिसंबर को दुनिया के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत के दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल आए हुए थे। इस दिन उनका कार्यक्रम राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित हुआ। हालांकि कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था देखी गई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया और खेल मंत्री अरूप बिस्वास को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका को 1996 का वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान अर्जुन रणतुंगा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अर्जुन रणतुंगा पर सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को लगभग 80 करोड़ रुपए का कथित नुकसान पहुंचाने का आरोप है। खबरों के मुताबिक कभी भी अर्जुन रणतुंगा को गिरफ्तार किया जा सकता है।
श्रीलंका के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने अदालत को बताया कि पूर्व क्रिकेटर और पूर्व मंत्री अर्जुन रणतुंगा को जल्द गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल रणतुंगा विदेश में हैं। अर्जुन रणतुंगा का नाम श्रीलंका के महानतम कप्तानों में शुमार किया जाता है। साल 2000 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने 2001 में राजनीति में कदम रखा। बाद में वो 2015 से 2019 के बीच श्रीलंका सरकार में मंत्री भी रहे। हरियाणा के अंदर आज से 22 जिला की जगह 23 जिले होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा हांसी को आज जिला बनाया गया और 22 जिले की जगह 23 जिले घोषित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा हांसी के अंदर रैली करते हुए इसकी घोषणा की गई और इसकी अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। हांसी विकास रैली में सीएम सैनी ने यह ऐलान किया। सीएम के इस ऐलान के बाद ही सभा में मौजूद लोगों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। हांसी को लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी कि इसको जिला घोषित किया जाए। दरअसल हांसी में पुलिस अधीक्षक का दफ्तर पहले से ही है। अब जिले की घोषणा के साथ ही यहां जिला मुख्यालय और जिलाधिकारी का भी दफ्तर होगा। क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। इस साल प्रेमानंद महाराज जी के साथ उनकी तीसरी मुलाकात थी। इस दौरान विराट अनुष्का हाथ जोड़कर प्रेमानंद महाराज की बातें सुनते रहे। माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला पहने विराट सिर हिला हिलाकर महाराज जी की बातें सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। दरअसल विराट ने 7 महीने पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इसके अगले दिन विराट अनुष्का के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे। तब से लेकर अब तक 3 बार विराट अनुष्का प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद ले चुके हैं। भारत से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अब भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। इसी बीच प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को रोकने के लिए यूके कोर्ट में नीरव मोदी ने एक याचिका लगाई है, जिसकी पहली सुनवाई के लिए अब ईडी और सीबीआई बहुत जल्द यूके यात्रा पर जा सकते हैं। दरअसल इस साल अगस्त में वेस्टमिंस्टर की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने की याचिका स्वीकार कर ली थी। जेल में बंद भगोड़े नीरव मोदी ने आरोप लगाया है कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया गया तो कई एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी और इस दौरान उसे यातना भी झेलनी पड़ सकती है। लखनऊ की बसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें 25 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती है। उनकी जयंती के मौके पर ही प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जाएगा। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां गजरोला थाना क्षेत्र के रामपुरा निवासी राजमिस्त्री संजीव कुमार की निर्माणाधीन मकान पर काम करने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कोतवाली हसनपुर नगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां गजरोला थाना क्षेत्र के रहमापुर निवासी राजमिस्त्री संजीव कुमार जाटव की निर्माणाधीन मकान पर काम करने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। करंट लगने के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन अमरोहा के जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजीव की मौत की खबर जैसी उनके गांव रहमापुर और परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
दो छात्रों ने प्रधानाचार्य पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। पूरा मामला रायबरेली जनपद के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां छात्रों के परिजनों के द्वारा बताया गया है कि छात्रों को प्रधानाचार्य के द्वारा जमकर पीटा गया है डंडों से और दो छात्रों के गंभीर चोटें आई हैं। एक की उंगली और एक के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। जब परिजन इसकी शिकायत देकर प्रधानाचार्य के पास पहुंचे तो प्रधानाचार्य ने उनको धमकी दे दी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर राजा चंद्रचूड़ सिंह विद्यापीठ विद्यालय के प्रधानाचार्य पर छात्रों को 3rd डिग्री देने और डंडों से बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। इस मारपीट में छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें उनकी उंगलियां और हाथ फ्रैक्चर हो गए। घटना के बाद छात्रों के परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रधानाचार्य पर बच्चों का नाम काटने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। घटना की जानकारी के मुताबिक विद्यालय में किसी बात को लेकर प्रधान आचार्य ने छात्रों पर गुस्सा उतारा और उन्हें डंडों से पीटा। घायल छात्रों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि प्रधान आचार्य ने न केवल शारीरिक रूप से छात्रों को प्रताड़ित किया, बल्कि उन्हें स्कूल से नाम काटने की धमकी भी दी, जिससे बच्चों में डर का माहौल है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा केबिन खाक हो गया और ड्राइवर की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक चलते ट्रक में अचानक आग लगने की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां कोलाराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 46 पर कमला एग्रो वेयर हाउस और पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। ट्रक का पूरा केबिन देखते ही देखते आग की लपेट में आ गया और जलकर खाक हो गया, लेकिन ट्रक में लदा धान का माल पूरी तरह सुरक्षित बचा है। वही ड्राइवर की सूझबूझ ने बड़ी अनहोनी टाल दी। ट्रक चालक बिहार के मोतिहारी जिले का निवासी है। वो अपने ट्रक में बिहार से धान लादकर गुजरात के अहमदाबाद ले जा रहा था। जब ट्रक नेशनल हाईवे 46 पर कोलाराज क्षेत्र में पहुंचा, तभी केबिन से अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि कोई छोटी मोटी खराबी है, लेकिन देखते ही देखते धुआं आग में तब्दील हो गया और केबिन में तेजी से आग फैलने लगी। वही समय रहते ट्रक चालक ने ट्रक को साइड में रोका और तुरंत बाहर कूद गया, जिससे उनकी जान बच गई। आज सुबह कैसरगंज इलाके में भेड़ियों ने एक बार फिर जो है हमला कर दिया। 8 से अद्दान गांव में 8 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनने के बाद गांव वालों ने किसी तरह बच्चे को छीन लिया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज उसका चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के केसरगंज इलाके में एक बार फिर भेड़िए के हमले की खौफनाक घटना सामने आई। दनावल गांव में सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के बीच एक भेड़िए ने 8 वर्षीय मासूम पर अचानक से हमला कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों की त्वरित सक्रियता और हल्ला गुल्ला करने से बच्चे को भेड़िए के चंगुल से छुड़ा लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। घायल बच्चों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केसरगंज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जहां पे प्रवंतीपुरम जा रहे शिवलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग उस रास्ते निकला था, जहां पे सिवनी जिले के सभी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने के लिए उमड़ रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना हुए। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पहुँचा। इस विशालकाय शिवलिंग को देखने के लिए सिवनी शहर और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दूर दूर से आकर इस दुर्लभ दृश्य के साक्षी बने और पूजा अर्चना की। ये शिवलिंग एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है, जिसका वजन करीब 2,10,000 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 33 फीट है। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस प्रकार का शिवलिंग बहुत पवित्र माना जाता है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने के बाद ये शिवलिंग न केवल मंदिर की शोभा बढ़ाएगा। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों खासकर चिट्टा के खिलाफ चल रहे व्यापक जन आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में एंटी चिट्टा मेगा वैकथॉन का नेतृत्व किया। यह मेगा वैकथॉन
हमीरपुर बॉयज स्कूल से शुरू होकर नदौन चौक, गांधी चौक, हाथली पुल से होती हुई दोसड़का पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंची। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों विशेषकर हेरोइन के खिलाफ चल रहे व्यापक जन आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में मेगा एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया। ये वॉकथॉन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के खेल मैदान से शुरू होकर नादौन चौक, गांधी चौक और हथली खंड पुल होते हुए दसौड़का स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में समाप्त हुई। इसमें समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। वॉकथॉन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने स्कूल के खेल मैदान में एकत्रित हजारों लोगों को मादक पदार्थ के सेवन और तस्करी के खिलाफ जागरूकता की शपथ दिलाई। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया है कि वे हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे और समाज को नशामुक्त बनाने में योगदान देंगे। वाराणसी में एसआईआर को लेकर के गणना प्रपत्र भरवाने की प्रक्रिया 100% पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही साथ जहां कहीं कोई समस्या आ रही है उसको लेकर के जिला प्रशासन ने बीएलओ को निर्देशित किया है कि वह पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए के साथ बैठ करके मीटिंग करें और कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के तहत वाराणसी में मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि वर्तमान में बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से गणना प्रपत्र भरवाने की प्रक्रिया 100% पूरी हो चुकी है। अब फोकस उन मतदाताओं पर है जिनके नाम डुप्लीकेट हैं या फिर जिनके ट्रांसफर के कारण उनकी जगह शिफ्ट हुई है। जिलाधिकारी के अनुसार जिले में करीब 18.5% मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2 जगहों पर दर्ज है या फिर वे अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं। ऐसे मामलों के शुद्धिकरण के लिए बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट्स को सक्रिय किया गया है ताकि मतदाता सूची का 100% शुद्धिकरण सुनिश्चित किया जा सके। राजनीतिक दलों के बीएलए पहले ही तय कर दिए गए हैं और उन्हें मतदाता सूची प्रदान भी कर दी गई है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भरतपुर विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीडीए ऑडिटोरियम में लगाई गई प्रदर्शनी का संभागीय आयुक्त नंदिनी काठोतिया और जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने उद्घाटन किया। राजस्थान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भरतपुर में विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। बीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन संभागीय आयुक्त नलिनी कोठतिया ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्ट्रेट कमर चौधरी ने संयुक्त रूप से जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रदर्शनी में राज्य सरकार के पिछले 2 सालों से संचालित मुख्य जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, नवाचारों और उपलब्धियों को आकर्षक स्टॉल, चार्ट्स, मॉडल और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। बड़ौदा के नवापुर थाना क्षेत्र में महबूबपुरा और भातीजी मोहल्ला के पास एक धार्मिक स्थल पर खुदाई चल रही, जिसमें पुलिस का पुराना अनएक्सप्लॉयड टीयर गैस ग्रेनेड मिलने के लोगों में हड़कंप मच गया। ये जैसे ही ये बम मिलने की जानकारी लोगों में पता चली, ये स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। स्थानीय पुलिस वहां आके इसको अपने हाथ में बरामद किया। गुजरात के वडोदरा के नवापुरा थाना क्षेत्र के महबूबपुरा और भातुजी मोहल्ला के पास एक धार्मिक स्थल पर चल रहे खुदाई कार्य के दौरान एक बिना फटा पुलिस हैंड गैस ग्रेनेड मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये वस्तु बम जैसे दिखने के कारण स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही नवापुरा पुलिस स्टेशन के साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और अन्य टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में पता चला कि पुलिस का ही पुराना टीयर गैस ग्रेनेड है, जो किसी पुरानी कार्रवाई के दौरान यहाँ छूट गया होगा। ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया और कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में खंभातिया नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदी गई 71 लाख से अधिक कीमत की 2-3 मिनी ट्रक और 1 क्लीपर मशीन पिछले 4 महीने से बेकार धूल खा रही है। अगस्त सितंबर में सप्लाई की गई इन गाड़ियों का टाउन प्लानिंग के गोडाउन में पड़ा रहना
लोगों में सवाल का कुतूहल बना हुआ है। शहर में साफ सफाई की जरूरत होने के बावजूद ये मशीनें यूं ही खड़ी है। लोगों ने इसमें कार्रवाई की मांग की है। गुजरात के देवभूमि द्वारका के खंभालिया नगर पालिका की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्वच्छ भारत मिशन की ग्रांट से खरीदी गई करोड़ों रुपए की सफाई गाड़ियां पिछले 4 महीने से बेकार पड़ी धूल पाक रही हैं। इन गाड़ियों का उपयोग न होने से शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। जानकारी मिली कि नगर पालिका ने सफाई कार्य के लिए 3 मिनी ट्रैक्टर और 1 स्वीपर मशीन खरीदी थी। इनकी कुल कीमत लगभग 71,85,000 रुपए है। ये गाड़ियां अगस्त और सितंबर महीने में सप्लाई की गई थी और पूरी तरीके से नई हैं, लेकिन सही प्लानिंग, मैनेजमेंट और स्टाफ की कमी के कारण इनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। गाड़ियां नगर पालिका परिसर या फिर गोदाम में खड़ी होकर बेकार पड़ी हैं, जबकि शहर में सफाई की जरूरत रोजाना महसूस की जा रही है। 360 डिग्री में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।